Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन हमारा है और टेस्ट डिस्कशन है QCA संडे टेस्ट नंबर 4 और उसकी हमने डिस्कशन करनी है। ये फुल कोर्स ये जो टेस्ट है ये फुल कोर्स का टेस्ट है और इसमें हमने केमिस्ट्री MCQs की डिस्कशन करनी है और कैसे ट्रिक्स और शॉर्टकट को हम इस्तेमाल करके कम टाइम में MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं टेस्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जी, ये जो है केमिस्ट्री पोर्शन है। तो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, जैसा कि देखें, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन है, मैंने साइड पे लिख लिया है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के का रिएक्शन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और अब आपको गिवन है जी 36 मोल ऑफ ईच ऑफ द एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड। मतलब ये है कि दोनों का जो अमाउंट हमें गिवन है 36 मोल दोनों के क्या हैं, गिवन है और इससे आपने इसके मोल फाइंड करने हैं। किसके मोल? प्रोडक्ट के मोल हमने क्या करने हैं जी, फाइंड करने हैं। इसके लिए आप लोग देखें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। एक काम करेंगे, अगर मोल आपको गिवन हो, इफ़ मतलब है कि मोल्स आर सेम, अगर दोनों रिएक्टेंट के लिए मोल दिए हुए हों और मोल्स क्या हो, मोल सेम हो, क्या हो, मोल सेम, तो फिर उसके लिए कंडीशन आपने जहन में रखना है कि जिस रिएजेंट का कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वो क्या होगा? लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ऐसा रिएक्टेंट जिसके लिए कोफिशिएंट क्या हो, ज़्यादा हो, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। जब आपके पास क्या हो, मोल सेम हो, तो दोनों के लिए मोल सेम है तो हम लिमिटिंग रिएजेंट को देखेंगे। तो लिमिटिंग रिएजेंट इसके लिए कोफिशिएंट 4 है, एल्यूमिनियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए 3, तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट 4 एल्यूमिनियम ही हुआ। तो हमने, क्योंकि आप जानते हैं लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो डिपेंड करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट के ऊपर। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास आ गया जी एल्यूमिनियम। तो बस एल्यूमिनियम के मोल से आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोल फाइंड करना है। दिस इज़ दी मोल कन्वर्जन। अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये है जी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन को सामने रखते हुए हमने इनके क्या है, मोल फाइंड करना है। एल्यूमिनियम के कितने 4 मोल्स हैं। 4 मोल एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं जी, 2 मोल। ये बैलेंस इक्वेशन हमें कहती है। अब 1 मोल अगर होता तो इसको हम 4 को उठा के इधर लिखते तो मतलब 2/4 हो जाता। क्योंकि अवेलेबल मोल क्या है, 36 है, तो 36 के लिए आपने क्या करना है जी, फाइंड करना है। इसको अगर लिखेंगे 1/2 आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे 36। तो ये आप 36 को 2 पे क्या करें जी, डिवाइड करें, तो आंसर आ जाएगा 18। तो इसका आंसर हुआ 18 मोल्स। तो इस ऑप्शन में आप, इसमें ज़रा ऑप्शन आप देखें, 18 ऑप्शन है जी, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट MCQs है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन्स। इसमें आपने एक काम करना है, ऑक्सीजन का अमाउंट गिवन है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हमने क्या करने हैं जी, फाइंड करने हैं। कहता है कि अगर वैसे देखा जाए तो 1 मोल कार्बन होता, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी होती है, 2 ऑक्सीजन है, तो मतलब है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब आपके पास 16 ग्राम है, तो मतलब ये क्या हुआ, इसका हाफ हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 1 का हाफ क्या होगा, 2.5। तो इसका आंसर आ गया जी 2.5। नेक्स्ट MCQ है द लेटर SPDF यूज फॉर टू रिप्रेजेंट विच क्वांटम नंबर। तो मतलब ये सब शेल है, तो सब शेल कौन सा क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल अजीमथल क्वांटम नंबर जो है, अजीमथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ लाइट एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो किसने दिया है। एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ये हमें दिया है जी प्लांक्स
क्वांटम थ्योरी से हमें मिला है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन एन एटम इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। अगर देखें दो चीज़ें, मैग्नेटिक फील्ड में जब लाइन स्प्लिटिंग होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को जीमन इफेक्ट कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोक्स इफेक्ट। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो इसलिए जीमन इफेक्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ नेचर। तो ये आ गया अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी, इसके बाद इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो मतलब है कि वेलोसिटी, फोटोन की वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है किसके, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। और ऑर्बिटल के शेप के बारे में कौन बताता है? स्फेरिकल है, डम्बल है, डबल डम्बल वगैरह जो हम शेप्स निकालते हैं, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से फाइंड करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है 76। पॉजिटिव जो रेज हैं, पॉजिटिव रेज गिव फ्लैश ऑन। ये जो फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं किसके ऊपर करते हैं? जिंक सल्फाइड के ऊपर ये फ्लैश प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड ऑर्बिट इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिहाज से सेकंड ऑर्बिट न्यूक्लियस से कितना दूर होगा? तो इसके लिए आप लोगों ने जहन में रखना है, तो रेडियस हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कि रेडियस किसके बराबर है? रेडियस इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर हाइड्रोजन के केस में मल्टीप्लाइड बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब चूंकि एन ये क्या है, वैल्यू सब के लिए कांस्टेंट है, इसको आप भूल जाएं। तो यहाँ पे हम किस शेल के लिए इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट शेल के लिए। फर्स्ट शेल के लिए जैसा कि के हमारे पास है, एल, एम, एन, ये 4 शेल हैं। तो फर्स्ट शेल के लिए एन का 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। सेकंड शेल के लिए 1 का स्क्वायर क्या होगा जी? 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर जो होगा वो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो आप देख सकते हैं पहले शेल के मुकाबले में सेकंड शेल न्यूक्लियस से कितना अवे होगा जी? 4 टाइम्स। मतलब है कि 4 गुना न्यूक्लियस से ये दूर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी 3 टाइम्स 4 टाइम्स, सी ऑप्शन इज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसके बाद आयोडीन है, और इसके बाद जी नेक्स्ट है जी मीथेन है। तो इसमें आप लोगों ने एक पॉइंट का ख्याल रखना है, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में यहाँ पे चूँकि सारे नॉन पोलर है, जब नॉन पोलर है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जी लैंडन डिस्पर्जन फोर्स है। लैंडन डिस्पर्जन फोर्स है, और लैंडन डिस्पर्जन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली रिलेटेड विद द मोलर मेस। जिसका मोलर मेस जितना ज़्यादा होगा लैंडन डिस्पर्जन फोर्स से उतनी ज़्यादा होंगी। तो सबसे ज़्यादा जो लैंडन डिस्पर्जन फोर्स होगी वो आयोडीन में होंगी। IO2 मॉलिक्यूल इसके अंदर इसका मॉलिक्यूलर मेस सबसे ज़्यादा है। अच्छा जी, नेक्स्ट है विच हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में किस में ज़्यादा? यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जी, डायपोल फोर्स, इधर क्लोरीन इन लैंडन डिस्पर्जन फोर्स जी, नॉन विल लैंडन डिस्पर्जन फोर्स। सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, विच वन इज़ द फॉल्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन के लिए कौन सा जो है ठीक नहीं है? इट्स द सरफेस फिनोमेना, ठीक है जी। कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है वो भी ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक नहीं है बल्कि एंडोथर्मिक है। ये क्या है? एक्सोथर्मिक नहीं बल्कि एंडो है, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी काज कूलिंग ये भी ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा? तो ये बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से देखें। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉर्मल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 180 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो है वो बॉयल करता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर होता है, तो इस पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर कितना? 1 atm, और 1 atm बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, ये याद रखना है, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितने? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे ऊपर भी टेम्परेचर हो कम, नीचे भी हो कम, तो ये एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर है, स्पेशल प्रॉपर्टी है वाटर की। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये +4 जो है वो क्या है जी? इसकी मैक्सिमम डेंसिटी। अच्छा जी, नेक्स्ट आप ज़रा देखें, वो ये है कि एमॉर्फस सब्सटेंसेस
नो डेफिनेट ज्योमेट्री, नो डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तमाम पॉइंट्स से जो है वो ठीक है अमॉर्फस सब्सटेंस के लिए। सेलेक्ट द पेयर ऑफ द कंपाउंड विच हैज़ द आइसोमेरिक इन नेचर। आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो। तो उसके लिए शार्ट सा एक चीज़ ट्रिक ध्यान में रखें कि उनके अंदर आयनिक रेशियो सेम होना चाहिए। NaCl एक सोडियम और 1:1 है यहाँ पे, 1 रेशियो, यहाँ पे एटॉमिक रेशियो सेम होना चाहिए। इधर आप ज़रा देखिए MgO NaF, ये इसमें एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम है। यहाँ मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन एक है, सोडियम एक है और फ्लोरीन एक है। तो यहाँ एटॉमिक रेशियो क्या है, सेम है दोनों कंपाउंड में। तो ये यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या है जी, आइसोमॉर्फिक मॉर्फ्स हैं। आइडियल गैस हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल गैस क्या होती है, एब्सेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, और जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। दोनों ये पॉइंट भी ठीक, ये ठीक है, ये भी ठीक हो गया। और मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूल कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ये ऑल तमाम पॉइंट इसके क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग है लोवेस्ट डेंसिटी एट रूम टेम्परेचर। तो इसमें आप लोगों ने ये फार्मूला आपको पता है कि डेंसिटी जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। डेंसिटी दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर है और दूसरा मेस है। मोलर मेस के साथ डायरेक्ट है और टेम्परेचर के साथ इन्वर्स है। चूँकि टेम्परेचर सेम है, मोलर मेस को आप देखेंगे, जिसका मोलर मेस जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा। तो यहाँ आ जाएगा 28, ये आ जाएगा कार्बन, और इसको इनमें से आपने देखना है कि किसका मोलर मेस ज़्यादा है, वो आपने अच्छा यहाँ पे मसला कुछ दो आ रहा है, यहाँ पे भी 28 है, इधर भी क्या है जी 28, दोनों में 28 है। लेकिन चूँकि यहाँ पे CO ये पोलर है, इस वजह से यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी, फिर इस वजह से जो है इसकी डेंसिटी ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट है एट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ temperature of the reaction, concentration of the reactant, concentration of the product, none of these। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वही होता है जिसका रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ना करें। तो टेम्परेचर के ऊपर इसका रेट डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये वाला बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है जी इफ़ द रेट इक्वेशन A + B गिव प्रोडक्ट। इसके लिए रेट इक्वेशन गिवन है A कांस्टेंट, रेट इज इक्वल टू K A पावर कंसंट्रेशन ऑफ A⁻²। तो ये रेट कांस्टेंट में जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर है ना, उसको सम करते हैं। जितना भी ऑर्डर आता है, जितना भी होता है, वो रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। इसके अंदर पावर 2 है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 होगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो आपको पता होना चाहिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है, और इसकी वजह क्या है, जैसा कि कोई ग्राफ आप ड्रा करते हैं तो ऐसे डिक्रीज़ होता है। रेट क्या होता है, डिक्रीज़, और डिक्रीज़ होने की वजह क्या है जी, टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ होने की वजह ये है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, कम होते रहते हैं, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कंसंट्रेशन कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ द रेट एज द रिएक्शन प्रोसीड, नहीं, डिक्रीज़ द रेट डिक्रीज एज द रिएक्शन प्रोसीड, ये ऑप्शन ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। With increased 10 degree degree rise in temperature, the rate of reaction become double. The increase in the rate of reaction is due to कहता है कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होता है, डबल होता है। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूलों के बीच में कोलिजन्स इंक्रीज़ होती हैं। कोलिजन इंक्रीज़ हो तो फिर जो है पुराने बॉन्ड के ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, आसानी से बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर नए बॉन्ड बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डेफिनेटली नंबर ऑफ़ कोलिजन्स इंक्रीज़ होंगे। डिक्रीज़ दी एक्टिवेशन एनर्जी, ये पॉइंट गलत है। डिक्रीज़ दी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स, ये भी गलत है। इंक्रीज़ दी एक्टिवेशन, ये पॉइंट भी गलत है। इंक्रीज़ दी इन नंबर ऑफ कोलिजन्स बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, जिसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा जी, इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी MCQ नंबर 91। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज़ सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम होगा जब, मतलब ये कि कंसंट्रेशन 1 हो, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट, जब आप कंसंट्रेशन क्या रखते हैं जी, कंसंट्रेशन आप रखते हो जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और यूनिट ऑफ दी फर्स्ट ऑर्डर, इसका ये नहीं है बल्कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं, बल्कि आपने यूँ ध्यान में रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन
और कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन और जो के बराबर हो जाएंगे जब कंसंट्रेशन हम क्या रखें, यूनिटी। जब कंसंट्रेशन यूनिटी रखो और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाए, 1 हो, तो फिर ये इसके लिए पॉइंट क्या होगा कि करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच सॉलिड इज़ ग्रेटली हार्डेस्ट वन, कौन सा जो है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट नाउन मटेरियल में सबसे आयनिक जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं जी, हार्डेस्ट होते हैं आयनिक सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड जी हमेशा ज़्यादातर जनरली हार्डेस्ट होते हैं। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ द आइडियल गैस क्या होगी, 1। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है। बफर कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज, बफर कैपेसिटी का मतलब है कि पीएच को मेंटेन करने की जो कैपेसिटी है, रेजिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड। तो मतलब है कि इट इज़ द कैपेसिटी टू रेजिस्टेंस अ चेंज इन पीएच, ये वाला ऑप्शन ठीक है इसका। और लोअरिंग द टेम्परेचर फेवर द यील्ड ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस, however the temperature is not lowered below 400 डिग्री सेल्सियस बिकॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कहते हैं कि जैसा कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है फेवर्ड बाय कूलिंग, मतलब टेम्परेचर जितना कम करेंगे और तो उससे अमोनिया की फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी खासा अच्छा टेम्परेचर हम रखते हैं 400 डिग्री सेल्सियस। इसकी वजह क्या है, तो अब क्योंकि ये रिएक्शन हम परफॉर्म करते हैं जी कमर्शियल लेवल पे, तो वहाँ पे हम साथ यील्ड को भी देखते हैं। जब आप जो है कम टेम्परेचर रखते हो तो टेम्परेचर जब कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, कम। रेट जो है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट है। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, कम। जब रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, चूँकि ज़्यादा टाइम में कम टाइम में ज़्यादा हमें प्रोडक्ट हासिल करना होता है, इस वजह से हम ऐसी कंडीशन सेट करते हैं जिसमें यील्ड भी अच्छी मिले और जो है रिएक्शन की जो है स्पीड भी खासी अच्छी हो। इसके लिए कहा जाता है ऑप्टिमम कंडीशन, ऐसी कंडीशन को कहा जाता है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम कंडीशन ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें आपको यील्ड भी अच्छी मिले और स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो। तो इसके लिए टेम्परेचर बहुत कम नहीं रखते हम। तो रेट अगर टेम्परेचर कम रखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा जी, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो रेट ऑफ इज़ एक्सपेंसिव टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। नेक्स्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ लोअर एट द लोअर टेम्परेचर। ये बात ठीक है। फॉर्मेशन जो वो है जो आपके पास है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कम हो जाएगी। याद हुई, यील्ड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो इसका मेन रीज़न ये है टेम्परेचर बढ़ाने का कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या करते हैं जी, इंक्रीज़ करवाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ अ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक प्रोसेस, व्हाट विल हैपन ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अच्छा, इसको समझते हैं जी। ये आपके सामने मैंने इक्वेशन लिख लिया है। इसको समझने के लिए आप एक पॉइंट ध्यान में रखें कि नंबर ऑफ़ मोल्स को देखेंगे। रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ़ मोल 1 और 3, 4, तो मतलब इन दोनों को आप ज़रा ये 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम एक ही है। अब मोल और वॉल्यूम का आपस में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि यहाँ पे 4 मोल है तो 4 वॉल्यूम है। यहाँ कितने मोल हैं जी, 2 मोल है तो 2 वॉल्यूम है। अब इसके लिए शॉर्टकट्स आप ध्यान में रखें कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो हम बॉयल्स लॉ में हम पढ़ के आए हैं जी, प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो जिस साइड पे प्रेशर वॉल्यूम ज़्यादा होगा ना, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम ज़्यादा, जिस साइड पे वॉल्यूम ज़्यादा है उससे कम वॉल्यूम की तरफ रिएक्शन मूव करेगा। तो मतलब इधर 4 वॉल्यूम है, इस साइड पे कितना वॉल्यूम है, मतलब 4 मोल है, नंबर ऑफ़ मोल इज़ 4। और इस साइड पे कितने मोल है, 2 मोल है। तो 2 मोल का मतलब 2 वॉल्यूम। तो अब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन जो है वो मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन को किस तरफ जाना है देखें, यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि बाय इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड फ्रॉम द साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल्स इज़ लेस। तो मतलब कि ज़्यादा मोल से इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा, कम मोल की तरफ। और अगर प्रेशर कम करने से फिर ज़्यादा कम मोल से जो है वो किस तरफ जाएगा जी, ज़्यादा मोल की तरफ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो नंबर ऑफ़ मोल्स आपके पास रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, प्रेशर बढ़ाते हैं तो कम मोल का प्रोडक्ट क्या है, कम है। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज़ फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अभी इन्हीं पॉइंट्स को आप देखें। मोर N2 विल बी फॉर्म्ड, मोर H2 विल बी फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट जैसा कि अमोनिया विल बी फॉर्म्ड। ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की फॉर्मेशन फेवर्ड होगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड के मुतालिक कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। दे आर डायरेक्शनल ठीक है, और ये नॉन डायरेक्शनल ये पॉइंट गलत है, तो ये वाला पॉइंट बस यहाँ से निकल गया। सॉल्यूबल इन बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हल होते हैं, और ये है इनका जो रिएक्शन होता है वो है स्लो रिएक्शंस होते हैं यानी कोवलेंट कंपाउंड से। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है जो इससे रिलेटेड है, तो ये करेक्ट ऑप्शन यही होगा जो कि इनकरेक्ट है। ठीक है, तो मतलब है कि इस नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड के लिए पॉइंट दुरुस्त नहीं है। नेक्स्ट है जी शेप ऑफ SnCl2 अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। SnCl2 का शेप आप लोगों ने बताना है अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, इसका शेप क्या होगा। तो Sn ये है, और ये इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, तो ये इसका शेप होगा बेंड शेप। और बॉन्ड एंगल लेस देन 120 से बॉन्ड एंगल इसका क्या होगा, लेस देन, बॉन्ड एंगल इसका जो है लेस देन 120 से इसका बॉन्ड एंगल कम होगा। तो इसका एक लोन पेयर ऊपर होता है, तो लोन पेयर को स्ट्रक्चर में काउंट नहीं करते, बेंड शेप या एंगुलर शेप इसका शेप होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है बेंड और एंगुलर शेप। नेक्स्ट MCQ है एस करेक्टर के मुतालिक MCQ है, इसको ज़रा आपने समझना है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ एस करेक्टर ऑन बॉन्ड लेंथ। एस करेक्टर, बॉन्ड लेंथ और एस करेक्टर का बस ये पॉइंट जहन में रखें। बॉन्ड लेंथ और एस करेक्टर आपस में क्या है जी, इनवर्स है। एस करेक्टर जितना ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो आप MCQs में देखें कहाँ पे ये पॉइंट मिल रहा है हमें। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ, इसके बाद है ग्रेटर द एस करेक्टर लॉन्गर विल बी इनकरेक्ट, ग्रेटर द एस करेक्टर शॉर्टर विल बी दी बॉन्ड लेंथ, ये पॉइंट ठीक है जी, करेक्ट है। बाकी पॉइंट्स आप देख सकते हैं वो इसके अपोजिट है। द टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जीज इन अ केमिकल रिएक्शन, जितनी भी टोटल एनर्जी जितनी भी है ना एक सिस्टम की, टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जितनी भी एनर्जी को सम करते हैं वो उसको वो कहलाती है इंटरनल एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए आप लोगों ने ग्राफ के मुतालिक कोई क्वेश्चन आ जाता है तो फिर इसको यूँ समझ लेना है कि एक्सोथर्मिक कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। हाँ, तो ये आपके पास है एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, एंथैल्पी HP, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ द HR, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट। तो इसके लिए ग्राफ इस तरह है कि ये HR मतलब एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट और HP एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट है। इन प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है जी, कम है, और जबकि रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और ये इस तरफ रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो अब इसमें ये पॉइंट्स आपने बताना है। अच्छा, ये आपके पास ऑप्शन ये था। तो इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्ट प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट, ये गलत है। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन, एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, कम है ना, रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है, ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन दैट ऑफ द। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। बस दो बातें अपने जहन में रखना स्टेट फंक्शन के लिए। एक आपके पास है हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, क्या नहीं है, हीट हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है। और दूसरा जो है वर्क, ये दो चीज़ें स्टेट फंक्शन नहीं। इसके अलावा मोस्टली हमारे पास जो ऑप्शन आपको मिलेंगे वो सारे के सारे अक्सर क्या होंगे जी, स्टेट फंक्शन ही कहलाएंगे। तो टेम्परेचर वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, जबकि वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, याद रखें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आर्बिट्री ये हम लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं। और स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए दो बातें ध्यान में रखना है। टेम्परेचर हम रखते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसकी जगह अगर केल्विन में आप लिखेंगे तो 298 केल्विन इसका टेम्परेचर होगा। प्रेशर इसमें रखा जाता है 1 atm, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को रखा जाता है जी, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। यही पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। वो टेम्परेचर 25 है, प्रेशर 1 atm है, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या है जी, 1 मोलर है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा।
और नेक्स्ट MCQ है एलिमेंट ए ग्रुप 1A एंड 2A एलिमेंट्स आल्सो कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है? S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं दोनों S ब्लॉक में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन सेम अलॉन्ग द पीरियड, पीरियड में एक चीज़ सेम होता है, नंबर ऑफ शेल, एटॉमिक रेडियस चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी, वेरिएबल हैं, और सिर्फ के सिर्फ नंबर ऑफ शेल इसमें क्या होंगे, सेम ही रहेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट MCQ है अमोनियकल सोल्यूशन ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विद द विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वाइट प्रेसिपिटेट। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम सिल्वर मिरर टेस्ट है, ठीक है। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है वो कौन दे देता है? तो एथेनॉल नहीं देता, इथीन नहीं देता, इथाइन और मीथेन। तो इसमें आपने टर्मिनल अल्काइंस देता है, अल्काइन जो टर्मिनल होता है वो आपको क्या दे, इथाइंस टर्मिनल अल्काइंस है वो प्रेसिपिटेट देता है। तो ये एक रिएक्शन भी है और ये एक टेस्ट है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टर्मिनल अल्काइंस फ्रॉम अदर अल्काइंस। डिहाइड्रेशन ऑफ, अच्छा ऊपर वाला MCQs है 108 वाला MCQs, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल डिहाइड्रेट इजीली टू प्रोड्यूस अल्कीन्स, अल्कीन की डिहाइड्रेशन की, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की बात हो रही है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखें टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा डिहाइड्रेट होगा, डिहाइड्रेशन, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटाइन जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, आसानी से ये रिएक्शन क्या करेगा, जितनी इजीली दे देगा। तो इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, एज सेकेंडरी विच इज़ स्टेबल एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। नेक्स्ट MCQ है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, डिहाइड्रोहेलोजनेशन। डिहाइड्रोहेलोजनेशन मीन्स डिहाइड्रो मतलब HX को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। कहाँ से रिमूव करना है? अल्काइल हैलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ, हम किस की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाते हैं, HX को कैसे रिमूव करते हैं, किस से निकालते हैं? अल्काइल हैलाइड से। तो इसके रिमूव करने के लिए हमारे पास जो रिएजेंट है अल्कोहलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं या अल्कोहलिक बेस इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, तो या अल्कोहलिक साल्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल करते हैं या इसके जगह इस्तेमाल किया जाता है KOH। तो KOH क्या है, बेस है, और साथ हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल, तो अल्कोहलिक बेस इस्तेमाल किया जाएगा। तो रिएक्शन ये है जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं यहाँ पे, कि मतलब है कि ये कोई आपके पास अल्काइल हैलाइड है, तो अल्फ़ा कार्बन से कौन जाएगा जी, आपके पास हेलोजन से बीटा कार्बन कोई प्रोटॉन, यहाँ से ये बीटा कार्बन से प्रोटॉन जाएगा, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन। और ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस हम लेते हैं, साथ क्या है, अल्कोहल है, तो इसमें अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, एन अल्कोहल बेस, ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक रीएजेंट एज कम्पेयर टू अल्कीन्स। तो इसमें आप देखें अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्काइन, तो आपने ये मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के अल्कीन के मुकाबले में यह क्या है, लेस रिएक्टिव है। और नेक्स्ट है जी आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इसका आपने क्या करना है, आयोपेक नेम देना है। पहले इसका हम स्ट्रक्चर ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो इसका ओपन स्ट्रक्चर ये है, टोटल मेन चेन के अंदर 4 कार्बन एटम हैं और कार्बन नंबर 2 के ऊपर C डबल बॉन्ड O, तो ये कीटोन है बेसिकली, ठीक है। तो 3 के ऊपर एक सब्सटेंस है, तो 3 मिथाइल 2 क्या होगा, ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनोन, ये ऑप्शन आ गया जी, इसका करेक्ट ऑप्शन C। अच्छा, नेक्स्ट MCQ है अल्डिहाइड, और नेक्स्ट कौन सा MCQ है इसमें, नेक्स्ट MCQs है जी अल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर डिस्टिंग्विश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, कौन से टेस्ट के ज़रिए अल्डिहाइड और कीटोन को क्या किया जाता है जी, डिस्टिंग्विश किया। लुकास दी अल्कोहल के लिए टॉलरेंस रिएजेंट, हाँ टॉलरेंस रिएजेंट के ज़रिए हम इसको क्या करते हैं जी, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टॉलरेंस रिएजेंट इसका क्या है, टॉलरेंस हो गया, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, और इसके बाद तीसरा आपके पास बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट जो है अल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कौन सा है, ऐसा कंपाउंड है जो शो नहीं कर पाएगा। इसके लिए आसान तरीका है जी, आप लोगों ने जहन में रखना है कि आपके पास
तो इसके लिए ये फार्मूले ऑप्शन में रखें कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ग्रुप्स है ना, जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये ग्रुप्स हर एक कार्बन के ऊपर, ये एक कार्बन है, ये इसके ऊपर ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इसी तरह ये कार्बन के ऊपर जो दोनों ग्रुप हैं ये डिफरेंट होने चाहिए। लेकिन इन पहले वाले के फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 1 देता हूँ, इसको 2 देता हूँ, कार्बन नंबर 1 के जो ग्रुप्स होंगे वो आपस में डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन पहले दूसरे के साथ बेशक सेम हो, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सारे जैसे कि सारे ए हैं तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसमें देखो ये दोनों क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसमें आप देख सकते हैं जी, यहाँ फॉर एग्जांपल मैं बी रखता हूँ तो ये दोनों तो डिफरेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे इस साइड पे क्या है, दोनों सेम है, तो ये भी शो नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें जैसा कि ये दोनों कार्बन जो है, ये दोनों एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट है और ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन इन दोनों ये और ये दोनों सेम है, ये और ये दोनों सेम है, बेशक सेम हो, ठीक है। तो ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। या डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जो ग्रुप्स हैं वो टोटली डिफरेंट हो, जो आपस में दोनों कार्बन के ग्रुप एक दूसरे के लिहाज से भी सेम ना हो, तो ऐसे भी क्या करते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन ये बेसिकली क्या है, 2 है। ये हमारे पास है बेसिकली क्या है जी, 2 है, यहाँ पे 3 नहीं, ये 2 है। ये बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ CH है, बल्कि 2 नहीं है बल्कि C, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है जी, ये H है, इस तरह आप समझ लें H है। तो ये आपके पास ये दोनों क्या है, ये आपने देखना है कि ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर पाएगा या नहीं। तो ये इसमें चलो H है, यहाँ H और CH3 है, तो ये शो कर सकते हैं, ठीक है, दोनों डबली डिफरेंट है। अब इस कार्बन को देखो, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे तो मतलब एक कार्बन के ऊपर H आ गया, एक C2H5, H और C2H5, इसमें सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अच्छा, इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमरिज्म बिल्कुल शो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए, इंडिविजुअली कार्बन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसके अलावा कौन से ऐसे कार्बन हैं जिसके ऊपर ये काम नहीं होगा, तो यहाँ पे आप ज़रा देखिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। तो नेक्स्ट आप ज़रा इसमें देखें, CH3 ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, इसमें एक तरफ ये H होगा और दूसरा C2H5 है, इधर एक ग्रुप क्या लगा हुआ है CH3, दूसरा भी CH3, तो मतलब ये दोनों कार्बन के डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ग्रुप सेम है, तो लिहाजा ये वाला सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं कर पाएगा, ये वाला, ठीक है, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट ये नहीं कर सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन ये है, C ऑप्शन। अच्छा, इस कंपाउंड का आयुपेक नेम देना, इसके लिए एक पॉइंट ध्यान में रखें, अगर रिंग के अंदर एटम ज़्यादा हो, बाहर चेन में, ओपन चेन में एटम्स कम हो, तो उस सूरत में रिंग को आपने क्या लेना है, पेरेंट नेम आपको रिंग को देना है, और सब्सटेंट्स को किसको मानना है जी, साइड एटम्स को आपने, साइड जो चेन है उसको आपने एज अ सब्सटेंट लेना है। इसको आयुपेक नेम देना है, तो ज़रा इसको वैसे नॉर्मल इस रिंग का इसका वैसे आइसोप्रोपाइल है, ये पूरा जो ग्रुप है ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है, और ये चूँकि पेंटेन है, इसको हम कहेंगे साइक्लोपेंटेन। लेकिन इसका दूसरा तरीका ये है कि जहाँ से ब्रांच निकलती है, यहाँ पे जिधर से ब्रांच निकलती है वो जो पॉइंट है उसको हमने यहाँ से इसको 1 के ऊपर, अब 1 के अंदर फर्दर ये आप फॉर एग्जांपल इसको एज अ सेलेक्ट करेंगे एज अ मेन चेन, तो ये आपके पास आ गया जी 2 है, इथाइल हो गया। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 1 कार्बन नंबर 1 ये वाला 1 आ जाएगा 1, और एक मिथाइल ये आ गया, दूसरा मिथाइल ये आ गया, तो आप इसको यूँ नाम देंगे 1, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम दोबारा से क्या लिखेंगे जी 1, दोबारा से इसको क्या नाम। अच्छा सर देखें, ये आपके पास आ गया 1 2 इथाइल, 2 कार्बन पे इथाइल हो गया, लेकिन ये कार्बन नंबर यहाँ पे आप देखिए इसको हमने नाम दिया 1 के ऊपर एक क्या मौजूद है जी, मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या नाम देंगे 1 मिथाइल, और इन दोनों को हम क्या लिखेंगे जी, आगे लिखेंगे इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। और इधर आपके पास टोटल ये आपके पास है साइक्लो, मतलब साइक्लिक रिंग है, साइक्लिक रिंग हो गई, और बाकी जो है टोटल साइक्लिक रिंग के अंदर कितने एटम है जी, 5 है, तो साइक्लोपेंटेन इसका नाम होगा, साइक्लोपेंटेन। इसका करेक्ट ऑप्शन फिर आपके पास आ जाएगा जी, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन आपने इसका आंसर करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। कौन सा कंपाउंड है जो फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो ये एक टेस्ट होता है मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये फिनाइल हाइड्राजीन अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करते हैं, बाकी कंपाउंड नहीं करते। आप देखिए एसीटोन, ये क्या है, एसीटोन हमारे पास ये कीटोन हो गया, एसिटाल्डिहाइड अल्डिहाइड हो गया, ये भी करेगा। जबकि ये आपके पास मेथनॉल अल्कोहल है, नहीं करेगा। जब ये क्या है, कीटोन है, ये भी करेगा। तो मतलब जो ना करने वाला है वो कौन सा है, ये। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। इसका रिएक्शन ये है, मैंने आपको सामने लिख के दिखाया है। ये आपके पास है फिनाइल हाइड्राजीन है 2,4, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो मतलब है कि 2 और 4 के ऊपर 2 नाइट्रो ग्रुप हैं। तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, DNPH इसको कहा जाता है। और ये अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करके क्या रिमूव करता है जी, डिहाइड्रेशन होती है। आप यहाँ से फिर आपके पास एक कंडेंस प्रोडक्ट होता है, इसको का नाम होता है हाइड्राजोन। ये क्या दे देते हैं, हाइड्राजोन देते हैं। ये जो हाइड्राजोन है ये PPT की शक्ल में आ जाता है। जब ये बन जाता है तो इससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा हुआ है जी, यहाँ कंपाउंड कौन सा, अल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अमंग्स द फॉलोइंग कंपाउंड दैट कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड, मतलब इसके लिए आपने जहन में रखना है सारे बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं। एनालीन मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया, NH2 ग्रुप। बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप आ जाता है, इसको एनालीन कहते हैं। ये तो बेंजीन है। और नाइट्रो मतलब एक नाइट्रो ग्रुप NO2 जब आ जाता है तो वो क्या नाइट्रो ग्रुप आ गया। क्लोरो मतलब एक क्लोरीन, क्लोरो बेंजीन क्लोरीन आ गया। तो अब इसमें अर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, वो ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। तो नाइट्रो NH2 ग्रुप क्या है, अर्थोपेरा डायरेक्टिंग है और एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ये रिएक्टिविटी इसकी ये सल्फोनेशन फर्दर जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। बाकी जो रिमेनिंग है बेंजीन के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और नाइट्रो और क्लोरो बेंजीन चूँकि ये रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। नाइट्रेशन, ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन दी एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। रिएक्शन HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन से ये बनता है। विच रिएजेंट इज़ यूज टू रिड्यूस दी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप टू अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मली रिएक्ट नहीं करता, इसको रिएक्ट करवाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, वो आपके पास है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है जी, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद द सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बात वैसे जहन में रखें, चाहे मतलब ये आप जहन में रखें जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप इस्तेमाल करें या फिर सोडियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें, अगर इसको आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। तो ये कंपाउंड कौन सा है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कौन सा रिएक्शन, ये आप इसमें देखें फिनोल रिएक्ट नहीं करेगा। ये अल्डिहाइड है, ये भी नहीं होगा। ये आपके पास है जी एस्टर है, ये भी नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख लिया है, ये रिएक्शन है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा और उसके नतीजे में ये 3 प्रोडक्ट बनते हैं। साल्ट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर बनता है। चूँकि सोल्यूशन एक वैसे वाटर का पता नहीं चलता और ये कार्बन डाइऑक्साइड बबल की शक्ल में ये से बबल्स बनेंगे। इस बबल की शक्ल में जब बाहर आ जाएगी तो हमें अंदाज़ा होगा कि ये यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट सेकंड लास्ट MCQs है, विच कंपाउंड इज़ मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आर्डर आप लोगों ने जहन में रखना है। सबसे रिएक्टिविटी सारे जो है, देखिए बेंजीन रिंग है, डबल बॉन्ड है, और इथीन है, यहाँ पे भी मतलब पाई बॉन्ड है। इसके बाद इथाइन है, यहाँ भी पाई बॉन्ड है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आप लोगों ने देखना है कि कार्बन, वैसे नॉर्मली इस ट्रेंड को अभी आप जहन में रखें जी, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड मतलब अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू किसके मुकाबले में, बेंजीन के मुकाबले में। दूसरा नंबर किसका है जी, बेंजीन है। और सबसे बेंजीन के मुकाबले में फिर इसके बाद आपके पास अल्काइंस है। अल्काइन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और फिर इसके बाद जी अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो लीस्ट रिएक्टिव आपके पास इसमें लीस्ट रिएक्टिव क्या है, अल्केन है, और मोस्ट रिएक्टिव क्या हो गया, अल्कीन। तो अल्कीन इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और अल्काइंस लेस रिएक्टिव है। ये MCQs ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं।
इथीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव इथीन आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यूज है बच्चे कि इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज H2SO4। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सल्फोनेशन के दौरान इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है? H2SO3। कौन सा बनता है? SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये जहन में रखें आप देखें हम ओलियम इस्तेमाल करते हैं। ओलियम क्या होता है? मिक्सचर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फर ट्राईऑक्साइड का क्या होता है? मिक्सचर होता है। इसमें बेसिकली सल्फर ट्राईऑक्साइड क्या होता है जी? यहाँ पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सल्फर ट्राईऑक्साइड होता है। तो ये था, बहुत ही कम टाइम में कोशिश की है कि आपको ये सारे एमसीक्यूज़ जो है इसके अंदर शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह इस्तेमाल करके हम आपको समझा सकें। तो होपफुली आपको कुछ फ़ायदा मिला होगा। इस तरतीब से नेक्स्ट जो जितने भी एमसीक्यूज़ के टेस्ट हैं वो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म में आपको मिलते रहेंगे और यूट्यूब चैनल स्कॉलर केमिस्ट को आप देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।